हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखा के करता हूं। तो आप यहां से देख सकते हो कि निफ्टी 50 जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप उसका एग्रीगेट लो तो आपको पता चलेगा कि इन कंपनियों ने इस रेजिस्टेंस लाइन को 1 2 3 4 5 6 बार टच किया और फाइनली अब जाके ब्रेकआउट दिया है। अभी निफ्टी दौड़ लगा रहा है और उसने 18,500 का लेवल भी ब्रेक कर दिया है। और अगर आपने पिछले 6-8 महीने में इन्वेस्ट करा होगा तो आपका पैसा काफी बढ़ गया होगा। तो ये तो हो गई गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात। अब इसका आप कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे पास अब नेचुरल सवाल ये आने लग गया है कि यार अक्षत, अब हमें मार्केट में निवेश करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कोई ऐसी इंडस्ट्री बची है जो अभी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड हो। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाता हूं कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज को लेके। मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री अभी थोड़ी अंडर वैल्यूड है। मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा, पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा आपके साथ। मैं कुछ स्टॉक्स के नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कृपया उसको आप एजुकेशनल पर्पज से देखना। मेरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो से आपको चीजें फंडामेंटली समझाना है। अगर आप एक काम दिमाग से नोट बनाते हुए चीजें समझ लोगे तो आपको खुद अपने आप निवेश करना आ जाएगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एंड मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे वीडियोस एंजॉय करते हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज लाइक कर देना। तो उससे होता यह है कि इस तरीके के फंडामेंटल वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचते हैं। आप पिन्ड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा क्रिएटेड कुछ स्मॉल केसेस हैं, ये कंप्लीटली फ्री हैं। आप जाके देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ये एक अनबैलेंस फ्री लिस्ट है, मैं इसको बैठ के रीबैलेंस नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक फंडामेंटल लिस्ट मिल जाएगी जिसके थ्रू आप अपनी स्टॉक मार्केट रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एंड सबसे पहले समझते हैं टेक्निकली कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी है कहां। अगर आप निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स देखोगे, एफएमसीजी मतलब जैसे कंपनीज हो गई हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, आईटीसी, ये जो रोजमर्रा की जरूरतें वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करोगे तो उससे अपन को पूरा सेंटिमेंट पता चलता है निफ्टी एफएमसीजी से। तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी एफएमसीजी ने अपना प्रीवियस हाई जो यहां पे कहीं था उसको अब ब्रेक कर दिया है। तो आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकता है कि एफएमसीजी के जो स्टॉक्स हैं वो थोड़ा चल पड़े हैं और हो सकता है थोड़े से ओवर वैल्यूड हो गए। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी में आएंगे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरीके के बैंक। तो वहां पे भी आपको कुछ सिमिलर सी स्टोरी पता चलेगी। ये प्रीवियस हाई था जो करीब करीब 1 साल पहले बना था, और अब इस हाई ने जो नया हाई बनाया है उसने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो फिर से आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकता है कि यार निफ्टी बैंक के स्टॉक्स चल पड़े हैं और हो सकता है थोड़े से ओवर वैल्यूड हो गए हो। लेकिन क्या ये कहानी एप्लीकेबल है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेके? तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होता क्या है? बहुत आसान भाषा में बहुत सालों तक चलने वाले प्रोडक्ट, और यानी ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत सालों तक चलना चाहिए। आजकल तो चलते नहीं, आप फोन वोन भी खरीदोगे 4-5 सालों में टूट जाएंगे, लेकिन ये जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत टाइम तक चल सकते हैं उनको कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलते हैं। ड्यूरेबल मतलब कि बहुत सालों तक चलने वाले प्रोडक्ट। तो ये हो गया फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, वायर्स वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बोल सकते हो। तो अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रीवियस हाई था वो करीब करीब बना था पिछले अक्टूबर में। तो करीब करीब 14 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये लेवल बीट नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप एनालिसिस देखो तो ये गिरते ही चला जा रहा है इनफैक्ट, और ये अपनी पीक से करीब करीब 15% नीचे डिस्काउंट कर रहा है। आपको ये इंफॉर्मेशन रिलेट करनी है जो मैंने आपको पिछला डेटा दिया था, जैसे कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, एफएमसीजी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स करीब करीब 15% गिरा हुआ है। तो अब नेचुरल सवाल आता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रिकवरी अभी तक हुई क्यों नहीं है? तो इसकी मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वजह बताऊंगा। अगर आप ये चीज समझ लोगे तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कब इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहली वजह आती है सप्लाई चेन डिसरप्शन, और इसके एक्सट्रीम फॉर्म को बोलते हैं बुलविप इफेक्ट। तो एक यूएस के इन्वेस्टर है माइकल बरी, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट थोड़े दिन पहले ट्विटर पे ट्वीट किया था और इसको उन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री के रिलेशन में समझाया था। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूं क्योंकि ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। तो एक वॉशिंग मशीन के एग्जांपल से स्टोरी को समझते हैं। तो जैसे आप कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी उठाओ, वोल्टास उठाओ, व्हर्लपूल उठाओ, तो ये कंपनी एक तरीके से फ्रिज, टीवी, एसी इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अगर ये कंपनियां वॉशिंग मशीन बना रही हैं तो इसमें सप्लाई चेन क्या होगी? तो सप्लाई चेन हम इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज होगी कि वो कंपनी रॉ मटेरियल इकट्ठा करेगी जो वॉशिंग मशीन बनाने के लिए अनिवार्य होगा। फिर क्या करेगी? वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इकट्ठे करेगी। ये जो आप डिस्प्ले देखते हो वॉशिंग मशीन पे या एसी पे, उसके लिए कंपोनेंट्स तैयार करेगी। फिर क्या करेगी? फिर उन सबको बैठ के असेंबल करेगी किसी फैक्ट्री में। फिर क्या करेगी? क्योंकि ये सामान काफी भारी होता है, 10-12 किलो की आई थिंक वॉशिंग मशीन होती होगी, तो उसको भेजती है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। तो ये हो गया लॉजिस्टिक्स। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो रिटेलर्स के थ्रू बेचेगी कस्टमर्स को अपना फाइनल माल।
तो ये हो गई पूरी की पूरी सप्लाई चेन। और इस तरीके की सप्लाई चेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें बहुत भारी भरकम प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारी जगह से इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ रहा है, बहुत सारी जगह से रॉ मटेरियल इकट्ठा होके आ रहा है, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस सप्लाई चेन को तैयार करने के लिए। तो ये बुलविप इफेक्ट आता कहां से है? और मैं ईज ऑफ स्पीकिंग के लिए बुलविप इफेक्ट को BWE लिख देता हूं। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ये कस्टमर है, अगर यहां पे बहुत छोटी सी चेंज होती है डिमांड में, कि मान लो 100 वॉशिंग मशीन बिकती थी और किसी साल सिर्फ 90 बिकी, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक बहुत एक्सटेंडेड सा चेंज आ जाता है और वो हर लेवल पे मैग्नीफाई होने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के केस में सप्लाई चेन बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि 2022 में वॉशिंग मशीन की सेल में 20% गिरावट आ गई, तो अब जो रिटेलर है, रिटेलर मतलब एंड दुकान वाला, वो क्या बोलेगा कि भाई साहब वॉशिंग मशीन वगैरह तो बिकती नहीं है, मैं नहीं रखने वाला, मुझे तो कोई और आइटम आप पकड़ा दो। फिर क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी फैक्ट्री चेंज करेगा, फैक्ट्री का लेआउट वगैरह चेंज करेगा, जिससे कि वो वॉशिंग मशीन को हटा के कुछ और मैन्युफैक्चर कर सके। और फिर एकदम एंड पे क्या होगा कि वो जो सप्लाई एग्रीगेट कर रहा है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट होता है इन सारे स्टेप्स पे, वो बढ़ता चला जाता है एक छोटी सी चेंज इन डिमांड पे। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2020 में, कि 2020 में जब कोविड क्राइसिस आई तो लोगों ने सबसे पहले खरीदनी क्या चीजें कम करी, लग्जरी कार्स, लग्जरी आइटम्स, एंड उसके बाद सेकंड कैटेगरी ऑफ लग्जरी आइटम्स जो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। सबसे पहले जब कोविड आई तो लोगों ने क्या सोचा कि यार पैसे थोड़े बचाते हैं, और पैसे बचाने के लिए सबसे आसान चीज क्या है कि यार जो फ्रिज टीवी आज खरीदने वाले थे वो 1-2 साल बाद खरीद लेंगे। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि यार कोविड के टाइम पे तो नौकर चाकर आने बंद हो गए थे, तो लोगों ने वॉशिंग मशीन ज्यादा खरीदी होगी। अब उसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास ये डेटा है जो मैं आपको दिखा सकता हूं वर्लपूल की तरफ से, कि उसने 35% तक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत डराने वाली बात हो गई कि कोई कंपनी अभी 35% तक अपनी सप्लाई बंद कर रही है। अब आप सोच के देखो कि ऐसा हुआ क्यों होगा। तो इसका आंसर फिगर आउट करना बहुत ईजी है कि मान लो 2020 में वर्लपूल ने एस्टिमेट किया कि हमें तो 10 लाख वॉशिंग मशीन बनानी थी। उनने सारा प्रोडक्शन कैपेसिटी, सप्लाई चेन वगैरह वगैरह उस हिसाब से डिजाइन करी। अब हुआ क्या कि 2020 में हो गई डिमांड कम, कितने परसेंट से? मान लो 50% से। बिकी कितनी? 5 लाख वॉशिंग मशीन। बच कितनी गई? 5 लाख वॉशिंग मशीन। अब ये जो एक्सेस इन्वेंट्री थी ये कब खपेगी? ये 2021 में भी खपेगी, ये 2022 में भी खपेगी। कई बार इनको डिस्काउंट पे बेचनी पड़ेगी, कई बार इन्हें औने पौने दामों पे लॉस में बेच के निकल जाना पड़ेगा। अब ये हो गई क्या? ये हो गई करंट इन्वेंट्री प्रॉब्लम। अब ये आज से 2 साल बाद रहेगी, हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन इस तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करना छोड़ देंगे। लेकिन अभी जो आप परेशानी देख रहे हो 2022 में, ये क्यों ओरिजिनेट हो रही है? ये इसलिए ओरिजिनेट हो रही है क्योंकि इसकी कहानी हुई थी 2020 के बुल विप इफेक्ट से शुरू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 2020 के बुल विप इफेक्ट की वजह से आज भी 2022 में भी ये प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करी जा रही है। तो ये तो हो गया एक पहला रिलेटेड पॉइंट। अब इससे ही जुड़ा हुआ पॉइंट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। अब मैं आपको ये कहानी बताता हूं वर्लपूल इंडिया के एग्जांपल से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वर्लपूल का। उन्होंने कितनी खरीदी बिक्री वगैरह करी, तो आप देख सकते हो कि सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऐसा नहीं कि वॉशिंग मशीन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक नहीं रहे हैं, लेकिन इस पूरे चार्ट में आपको परेशानी कहाँ लग रही है? आप देखोगे सबसे पहली चीज कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% 11% होता था, आज वो गिर के 6 या 7% हो चुका है। अब आप पिछले एग्जाम्पल पे फिर से जाओ और सोचो कि ये आधा कैसे रह गया होगा। सिंपली बिकॉज जो पड़ी हुई इन्वेंट्री होगी जो 2020 में बनी होगी, आज तक वो माल निकल नहीं पा रहा है, तो वर्लपूल क्या करेगी? वर्लपूल ये बोलेगी कि यार ये आइटम तो पुराना हो जाएगा, अब ये पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। अब जो रिटेलर और दुकानदार होगा वो बोले कि भाई साहब आपकी तो वॉशिंग मशीन ही नहीं बिक रही, क्या डिब्बा वॉशिंग मशीन बना के दे दी है? तो वर्लपूल वाला क्या बोलेगा कि कोई बात नहीं, इसकी कॉस्ट होती थी 20,000 रुपए इस वॉशिंग मशीन की, उसको 10,000 पे निकाल दो। तो हो क्या गया? उनका हो गया प्रॉफिट मार्जिन कम। तो इसलिए ये मार्जिन प्रेशर आ गया है। ऐसा नहीं है कि इनका सामान नहीं बिक रहा, लेकिन परेशानी ये हो रही है कि जो उनकी पुरानी पड़ी हुई इन्वेंट्री थी इनको कम दामों पे बेच के निकलना पड़ रहा है। तो इसलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। अब आगे चल के 2024, 25, 26 में क्या ये प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी या बनी रहेगी? तो जवाब आता है नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं बनी रहेगी। जो भी नई वॉशिंग मशीन अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से वर्लपूल अब से बनाएगा, उसमें उनका अच्छा तगड़ा मोटा पैसा बनेगा। उम्मीद करते हैं कि कोविड टाइप की सिचुएशन फिर से ना आए तो उनका पैसा बन जाए। तो ये तो मैंने आपको फंडामेंटल रीजन बता दिया फैक्ट्रियों और कंपनी की तरफ से। अब मैं आपको फंडामेंटल रीजन बताता हूं कंज्यूमर्स की तरफ से। तो 2020 के बाद हुआ क्या है कि जो कंज्यूमर की डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग थी
वो हो गई कम। तो डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग क्या होता है? डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग का मतलब कि मान लो आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि आपको हो सकता है 5,000 रुपये भरने पड़े मकान के किराए के लिए, 3,000 आपका दवा दारू का खर्चा निकल गया, 2,000 रुपये आपके खाने पीने का खर्चा निकल गया, तो आपकी डिस्क्रेशनरी इनकम कितनी हुई? आपकी डिस्क्रेशनरी इनकम हुई 0। अब सडनली आपको हाइक मिल जाती है अपनी सैलरी में, आपकी 10,000 की जगह 15,000 हो गई, तो अब आपकी डिस्क्रेशनरी इनकम कितनी हो सकती है? अगर आप अपने खर्चे बराबर उतनी ही रखोगे तो आपकी डिस्क्रेशनरी इनकम हो गई 5,000 रुपये। तो ये तो हो गया डिस्क्रेशनरी इनकम का पॉइंट। तो ये देखा गया है और यहाँ पे स्टडी भी है कि 2020 में एक डिप आ गया था डिस्क्रेशनरी इनकम को लेके। 2021 में ये डिस्क्रेशनरी इनकम थोड़ी बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2021 में बढ़ी तो 2022 में लोगों ने बड़ा बड़ा सामान खरीद लिया, नहीं, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा ये जो इंक्रीज इन डिस्क्रेशनरी इनकम हुई है वो इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसी रही है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बढ़ती महंगाई। आप ये इमेजिन करो, आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह थी, आपकी अगले साल हो गई तनख्वाह 11,000। आप बहुत कुछ हो गए कि यार मेरी तो तनख्वाह 10% से बढ़ गई। ओके, 10% से बढ़ गई, लेकिन मान लो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, प्याज टमाटर के रेट, नेटफ्लिक्स के रेट, ये वगैरह वगैरह 15% से बढ़ जाएंगे तो आपका रियल टर्म्स में कुछ फायदा हुआ? जवाब आता है नहीं। तो अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है और ये जो इंक्रीज इन डिस्क्रेशनरी इनकम हुई है वो ऑफसेट नहीं कर पा रही है जो इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेकंड पॉइंट कंज्यूमर रिलेटेड समझ में आ गया होगा। अब फाइनल पॉइंट आता है कि जब आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने जाते हो तो आप कैसे खरीदते हो? आप यूजुअली ईएमआई पे खरीदते हो या लोन लेके खरीदते हो वगैरह वगैरह। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वैसे ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को खरीदते हैं। तो अभी हो क्या रहा है, और आप यहां से चार्ट से भी देख सकते हो, यूएस के इंटरेस्ट रेट चार्ट से। यूएस में इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा हुआ है, अभी ये अपने पुराने लेवल्स पे नहीं आया है, गिरना शुरू होगा और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2023 के मिड से ये इंटरेस्ट रेट काफी गिर जाएंगे। तो तब क्या होगा कि तब लोन लेना लोग ज्यादा शुरू करेंगे। अभी ऐसा मान के चलो कि अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपकी लोन की दरें जो होती हैं वो काफी आपको ज्यादा मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होम लोन लेते हो अभी फिक्स्ड, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी भी है तो भी आपको वो 9-9.5% फिक्स्ड पे मिलेगा, तो रेट काफी ज्यादा है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे 2023 के मिड के आसपास, तो ये लोन आपको कितने पे मिलेगा? मे बी 8-8.5% के आसपास। तो जब तक इंटरेस्ट रेट गिर नहीं जाते और ये चीप क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो जाता, तब तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। अब आप बोलोगे कि अच्छा ये तो आपने फंडामेंटली समझा दिया, लेकिन खुशखबरी कहां है? हमें अभी जाके खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? तो ये देखिए, ये मैं आपको कमेंट्री नहीं दे सकता, मैं आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता कि यार आप जाके अभी आज खरीद लो या कल खरीद लो। वो आपको समझने अपनी बुद्धि लगाने वाली बात है। लेकिन मैं आपको 2-3 पॉइंट बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, आप डेटा यहां से देख सकते हो। दूसरी चीज ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो पीक कर चुके हैं। पीक करने का मतलब जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, ऐसा सरकारों की कमेंट्री आ रही है। और तीसरा चार्ट ये है अनएम्प्लॉयमेंट फोरकास्ट, तो आप यहां से देख सकते हो। तो अभी अनएम्प्लॉयमेंट फोरकास्ट ये है कि 2023 के मिड तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी पीक कर जाएगा, उसके बाद गिरेगा। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं जो एक तरीके से पॉजिटिव लहर पैदा करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्रीज के लिए। अब आप बोलोगे कि यार ये सब चीजें हो जान दो, उसके बाद मैं खरीदूंगा 2023 के मिड में। अब देखिए, ये 2023 का मिड एक एस्टिमेट है, ये कोई गारंटी से तो बोल नहीं सकता कि यार 2023 के मिड में होगा, कि हो सकता है 3-4-6 महीने ज्यादा लग जाए, कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट होता है वो एक फोरकास्ट मार्केट होता है, उसमें आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है। जब सारी चीजें सुलझ जाएंगी तब आप सोचोगे चलो यार अब मैं जाके ना अपना पैसा डाल देता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो आप वही चीज विटनेस करोगे जो आप करेंटली अभी कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि यार निफ्टी में हमें निवेश करना चाहिए। भाई साहब अब नहीं करना चाहिए, अब तो 18,500 पे पहुंच चुका है। अब आप करके क्या उखाड़ लोगे? थोड़े दिन बाद अब रीएनालाइज करो, उसके बाद करना। लेकिन अभी बल्क भर भर के पैसा निफ्टी में डालना समझदारी नहीं है, क्योंकि निफ्टी अभी कोई अंडर वैल्यूड नहीं है। हाँ, अगर आप एसआईपी चला रहे हो तो आप चलाते रहो, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। लेकिन अब बल्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निफ्टी से निकल चुकी है। सिमिलरली अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मेरे हिसाब से बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। क्या ये और गिर सकते हैं? बिल्कुल गिर सकते हैं। क्या ये इंडस्ट्री कंप्लीटली तबाह हो चुकी है? ये चीज आप मुझे बता दो कि तबाह हो चुकी है कि नहीं। अब ये रिकवर करेगी और कितनी जल्दी रिकवर करेगी, तो चलिए फटाफट ये चीज भी समझ लेते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक एग्जांपल से। तो मैंने आपको वर्लपूल का एग्जांपल दिया कि ये कर क्या रही है, अभी भी इसकी सेल्स ऊपर जा रही है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन की परेशानी है, लेकिन उसकी वजह हमें पता है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन नीचे क्यों जा रहे हैं। अच्छा, क्या वर्लपूल अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है अभी हाल फिलहाल? तो ये डेटा आपको मिलेगा बैलेंस शीट पे जाके। तो आप ये देख सकते हो कि 2022 के मार्च क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में वर्लपूल ने अपनी कैपेसिटी को काफी एक्सपैंड करा है। तो ये एक अच्छी खबर है।
वरना ये कोई सेंसेबल चीज़ नहीं है कि वर्लपूल अपना प्रोडक्शन कम कर देगी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देगी। वो प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी जो बढ़ा रही है 2022 में बैठ के, इसके रिजल्ट्स इसको कब मिलेंगे? अगले 2 महीने में नहीं, 2-3 महीने में नहीं मिलेंगे, इसमें हो सकता है साल भर लग जाए। ऐसी ही कुछ कहानी आप वी गार्ड में देखोगे तो वी गार्ड क्या करता है, वी गार्ड वो स्टेबलाइजर वगैरह बनाता है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसकी क्या परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें आप देख सकते हो कि भाई सेल्स इसकी ऑल टाइम हाई है, इसके प्रॉफिट नंबर्स भी ऑल टाइम हाई हैं, एंड इसमें तो प्रॉफिट मार्जिन भी इतना ज़्यादा क्रश नहीं हुआ। अब आप पूछो कि यार वी गार्ड में क्रश क्यों नहीं हुआ, वर्लपूल में तो क्रश हो गया था, क्योंकि वी गार्ड का प्रोडक्ट क्या है, वो 2-4-5 हज़ार रुपए के स्टेबलाइजर बनाता है, वर्लपूल बनाता है 25-25 30-30 हज़ार रुपए की वॉशिंग मशीन। तो है दोनों कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत अलग अलग है। वी गार्ड का स्टोरेज हैंडलिंग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनका स्टेबलाइजर नहीं भी बिका 2 साल में तो खराब नहीं होगा, आउटडेटेड नहीं होगा, लेकिन जो वॉशिंग मशीन होती है वो 2 साल में आउटडेटेड हो जाती है। अच्छा, वोल्टास का क्या सीन है, क्योंकि वो भी तो एक वर्लपूल टाइप की कंपनी है, तो वहां पे भी देख लेते हैं। अच्छा, इनकी सेल्स है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे, इनके नेट प्रॉफिट है काफी अच्छे, ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी आ गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है प्रॉफिट्स में, उसकी भी वजह वापस वही आ जाती है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9-10% तक था, अब कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा कम रहेगा। अब एक मैं फाइनल पॉइंट आपको टेक्निकल्स के थ्रू बताता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्लपूल ऑफ इंडिया का, तो आपको पता चलेगा कि इसने अपनी पीक से, जो यहाँ पे कहीं बनी थी, उसकी पीक से ये अभी करीब करीब 46% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये अपना पुराना लेवल वापस अटेंड कर ले तो इसमें आपका टोटल गेन बनता है 85%। अब ये 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, यार 3-4 साल भी लग जाए, तो भी आपका कैगर 4 साल में निकल के आता है करीब करीब 20% का रिटर्न। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के काफी सारे स्टॉक्स काफी डीपली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे चल रहे हैं। ये मेरी तरफ से पुश नहीं है कि आप जाके खरीद लो या जाके बेच दो वगैरह वगैरह, मैं आपके सामने सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड स्टडी प्रेजेंट करना चाहता था, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्ट बेस्ड स्टडी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के काफी सारे फैक्ट्स मैं अपनी मेंबर कम्युनिटी जो इंग्लिश चैनल पे है उसके साथ शेयर करता हूं। अगर आप चीजों को फंडामेंटली समझना चाहो तो आप वो मेंबरशिप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैं आपसे जल्दी अगले वीडियो पे मिलता हूं।